वेलकम बच्चों, मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। लेक्चर नंबर 5 है। आज हम बड़ी बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में समझना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें समझते हैं कि है क्या चीज, मतलब शेप है, मॉलिक्यूल ऑर्गेनाइज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में याद है हमने पढ़ा था जो मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, इसकी वजह से उनकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री आ जाती है ना। तो उस ज्योमेट्री के अंदर जो है वो ज्योमेट्री लगभग कुछ ऐसी 3 डायमेंशनल होती है, कुछ ऐसी, मतलब ये उसका एक एग्जांपल है। ये ऐसी सबकी ऐसी ही नहीं होती है, समझ रहे हो मेरी बात की, लेकिन ये कुछ ऐसी। तो उसमें एक वर्ड आया था लैटिस। तो ये आप जो ब्लू कलर का आप ये क्यूबॉइड देख रहे हो ना, जो ब्लू कलर का आपको दिख ही रहा है ये वाला क्यूबॉइड, दिस इज कॉल्ड द लैटिस। तो इस तरीके से अगर मैं इस फिगर में देखूं तो मेरे पास 1 2 पीछे वाला 3 पीछे वाला 4, 4 ऊपर है और 4 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे, मतलब बेसिकली टोटल मिलाकर इसमें 8 ब्रिक्स लगी हुई हैं। अगर मैं एक ब्रिक, इसको एक ब्रिक बोलता हूँ, तो 8 लैटिस हुए हुए हैं ये, ठीक है। सो ये बेसिकली जो है एटम यहाँ पर होते हैं, इस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। और ये इनके बीच में बॉन्ड है, ये जो लाइनें हैं, लाइनें रिप्रेजेंटिंग बॉन्ड। ये जो एक जनरल आइडिया है, सोडियम क्लोराइड होता है ना, नमक, वो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, NaCl NaCl, ऑल्टरनेट पोजीशंस पर NaCl NaCl, ठीक है। सो तो जैसे अब इसके अंदर देखो, अब आप समझ सकते हो ये डाई ऐसा एक, आप जो है चेकर खेलते भी हो, ठीक है। तो इसके अंदर कितने ब्लॉक्स हैं, तो ये 1 2 3, ये दीज आर लैटिस। तब आपको आइडिया लग गया होगा कि जब ये वाला ब्लॉक भी कई बार आपके हाथ से गिरा होगा, टूट गया होगा, तो उसमें एक एक जो है ऐसा एक बॉक्स इज द 1 यूनिट सेल। समझ गए बच्चों, इसी को ये बोलते हैं एक लैटिस, ठीक है, लैटिस स्ट्रक्चर है। तो एक्चुअल शेप जो है, अब ये इट वेरीज, कभी सीधे होते हैं, इसके बारे में अभी हमारा इस टाइम स्कोप ऑफ स्टडी नहीं है, ये बात समझो। इसमें ये लंबाई, इसमें अभी यहाँ क्या दिख रहा है, इट इज जस्ट लाइक क्यूब, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सारी बराबर है, लेकिन कभी कुछ डिफरेंट हो सकती है। यहाँ भी दिखाई दे रहा है एंगल 90 है, एंगल 90 से अलावा कुछ और भी हो सकते हैं। तो इन सबको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे 12th क्लास के पहले चैप्टर के अंदर। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। अभी नहीं पढ़ना है, अभी हमारा स्कोप ऑफ स्टडी जो है ना वो केमिकल बॉन्डिंग और उसके स्ट्रक्चर्स तक ज्यादा सीमित है। अब केमिकल बॉन्डिंग में भी हमने पढ़ा था अभी तक कि एटम जो है ऑर्गेनाइज होते हैं किस तरीके से। देखो उसमें हमने पीछे पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वो अपने पोजीशंस को दूर से दूर रखने की कोशिश करते हैं। फिर उसमें कभी कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, कभी कभी उसमें लोन पेयर भी थे। और लोन पेयर के बारे में हमको समझ में आया था कि लोन पेयर होने की वजह से ही जो थी, फिर हमने थोड़ा सा रेजोनेंस पढ़ा था, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में समझा था, थोड़ा थोड़ा एक आइडिया मिलना शुरू हो गया था कि क्यों ये लीनियर नहीं होगा, क्यों ये सिंगल बॉन्ड होगा, क्यों डबल बॉन्ड होगा। ऐसे कुछ बेसिक आइडिया हमारे को मिलने शुरू हो गए थे, ठीक है। तो ये तो थी सारी की सारी जो है बेसिक आइडिया था कि एटम जो है, इलेक्ट्रॉन जो हैं, और जो दो सब्सटेंस जो बॉन्ड बनेंगे वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे, इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, इस तरीके से अपने आप को सेट करेंगे कि उसके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो, है ना। एक सिंपल सी बात है, अगर एक सेंट्रल एटम है तो जो दूसरे पार्टिकल्स है, मान लो 2 हैं, वो अपने आप को, अगर सब कुछ ठीक है तो अपने आप को लीनियर पोजीशन पर रखेंगे ताकि वो सबसे मैक्सिमम रिपल्शन पे रहे, ठीक है। सबसे लीस्ट रिपल्शन हो, उसमें कुछ वो नहीं हो, मिनिमम से मिनिमम रिपल्शन हो। जैसे अगर सेंट्रल एटम अगर ट्राइंगल है तो 3 पार्टिकल्स अगर अगर अटैच है तो वो कहेंगे ऐसे ट्राइंगल की वर्टिसेस के पॉइंट्स पे यहाँ पर अरेंज हो। तो अभी हमने बहुत मॉलिक्यूल्स, आपको याद होगा पीछे हमने पढ़े थे, SF6 IF7, ठीक है। सो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो ये अभी हमने ये पढ़ी है ना, ये हमने पढ़ी थी वैलेंस बैंड थ्योरी। मतलब उसमें हम क्या करते थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और उसके हिसाब से वो जो दूसरे पार्टिकल अटैच्ड हो रहे हैं, मतलब कैटायन के साथ है 9 या एक बॉन्ड के साथ दूसरा बॉन्ड जो बन रहा है, सो वो किस तरीके से अरेंज्ड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि तब इस थ्योरी जो है वो इनकम्प्लीट थी। कारण क्या है, बेसिक आइडिया जो था वो BSEPR थ्योरी। अब जो ये आपको थ्योरीज आ रही है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको आ सकता है कि जैसे BSEPR थ्योरी के पोस्टुलेट्स लिखो। अब ये जो है ना थोड़ा थ्योरी बेस्ड चैप्टर बन गया है, प्रैक्टिकल भी है लेकिन अब ये थ्योरी बेस्ड ज्यादा हो गया है चैप्टर, बच्चों समझ गए मेरी बात। तो अब यहाँ थोड़ा सा लर्निंग पोर्शन आपका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। साफ साफ बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बना रखे हैं, चुपचाप ये याद कर लो अच्छे से और यही लिख कर आ जाना, ठीक है। पूरे अच्छे नंबर मिलेंगे, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले क्या है
कि VSEPR थ्योरी जो है वो कहता है बेसिक आइडिया इस थ्योरी में था कि बॉन्डेड एटम जो है मॉलिक्यूल में वो अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में अडॉप्ट करते हैं सेंट्रल एटम के हिसाब से, सो दैट कि उन सब के बीच में दूर से दूर वो हो जाए ताकि उनमें मिनिमम से मिनिमम रिपल्शन हो जाए। ठीक है, बेसिक आइडिया, बेसिक कॉमन सेंस की बात है कि हाँ सर मॉलिक्यूल्स को हम इसी तरीके से ही अरेंज करेंगे जैसे कि पोस्टुलेट ऑफ VSEPR थ्योरी क्या कहती है। कहता है किसी भी मॉलिक्यूल का शेप डिपेंड करता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, चाहे वो बॉन्डेड हैं चाहे वो नहीं है। ठीक है, जो बॉन्डेड है वो ठीक है, जो नहीं बॉन्डेड है उसे हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। ठीक है, जैसे अब कार्बन है उसके 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों जनरली बॉन्ड हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन में बाहर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जैसे कि मीथेन बनाया तो चारों के चारों बॉन्डेड यूज हो गए, लेकिन अगर ऑक्सीजन ने वाटर बनाया तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो कंज्यूम हो गए, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बाहर रह गए, वेट कर रहे हैं, मतलब ये बॉन्डेड नहीं हुए, लोन पेयर रह गए। इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल, अब यहां से अब आपके लिए एक नई चीज आ गई। कहता है वो जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का मारते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हैं। कारण कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, धक्का मारेगा। इलेक्ट्रॉन टेंड टू ऑक्यूपाई द पोजीशन इन द स्पेस जहां पर मिनिमम रिपल्शन हो। ये जो बॉन्डेड पेयर है ये अपने आप को और ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस तरीके से अरेंज करने की कोशिश करेंगे जहां पर उनको कम से कम धक्का लगे, है ना। ये तो आप भी समझते हो, आप सारी बातें अगर कनेक्शन करो कि भाई आप अपने आप को कैसे बिठाओगे, कहाँ सेट होगे, जहां पर आपको भीड़ है वहां से कम धक्का लगे। सो दे वो अपने आप को ऐसे सेट करेंगे एज फार एज पॉसिबल सो दैट कि दे एक्वायर ए मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी। बैलेंस शेल जो है वो कैसे होंगे, एक किस्म से इलेक्ट्रॉन एक पेयर, इसमें क्या होगा, एक स्फीयर बना देंगे। मतलब एक सेंट्रल पार्टिकल है, सेंट्रल पार्टिकल जैसे याद करो SF6S है तो 6 फ्लोरीन है, तो 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरीके से, मतलब सारे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। जो मल्टीपल बॉन्ड्स वाले इलेक्ट्रॉन है, जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, हम उसे एक ही यूनिट मानेंगे। ठीक है, रिपल्सिव फोर्सेस का ऑर्डर क्या है, जो लोन पेयर हैं वो सबसे ज्यादा धक्का मारेंगे, सबसे ज्यादा धक्का मारेंगे, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर धक्का मारेंगे, और सबसे कम जो धक्का होगा वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का होगा। याद रहेगी बात, क्या बोला मैंने, लोन पेयर सब जब होंगे तो रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा। जैसे इस एग्जांपल में समझो आप, ये ऑक्सीजन का वाटर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर 2 लोन पेयर, ये सबसे ज्यादा हाइड्रोजन को धक्का मारेंगे, रिपल्शन करेंगे। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, तो ये बॉन्ड पेयर बन गया। तो इनके बीच में, ध्यान से समझो मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ, इनके बीच में भी रिपल्शन होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना ये लोन पेयर एक दूसरे को, लोन पेयर जो है लोन पेयर को धक्का मार रहा है। फिर ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को, ये जो सब्सटेंस बना हुआ है कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये ऑक्सीजन, ये 2 लोन पेयर, और हाइड्रोजन एक ये रहा और एक हाइड्रोजन ये, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे ही तो होता है, बेंट स्ट्रक्चर। सो ये जो बॉन्ड लोन पेयर है ये बॉन्ड पेयर को भी धक्का मारेंगे, पहले तो ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर को, ये बॉन्ड पेयर है, ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को धक्का मारेंगे, और फिर ये बॉन्ड पेयर भी एक दूसरे को धक्का मारेंगे। तो ये तीनों फोर्सेस इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, इसकी वजह से मॉलिक्यूल का साइज आप खुद समझ सकते हो कि 3 फोर्सेस लग गए वाटर के अंदर। 2 ये तो हो गया लोन पेयर का स्ट्रक्चर, लोन पेयर का भी फोर्स है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का भी फोर्स है, और बॉन्ड पेयर के बीच में ही फोर्स है। तो आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट में ये बॉन्ड नहीं हो सकता है, सही है ना, ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, सो ये सीक्वेंस आप याद रखना, याद रखो, फटाफट 1 मिनट लगा लो दिमाग। लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। चलो शुरू करें। अब आपको जो है, मैंने बहुत मेहनत करी है बच्चों, बहुत डायग्राम्स लेकर के आया हूँ, बहुत मेहनत से हमने बनाई है, और आई होप यू विल फील इंटरेस्टिंग। अब आप इस चीज को विजुअलाइज कर पाओगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मेरा जो पूरा स्ट्रेस रहेगा ना, मैं मॉलिक्यूल की शेप्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं केवल पूरा का पूरा जो मेरा टारगेट रहेगा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पढ़ने के ऊपर स्ट्रेस नहीं करूंगा। आपका भी जो पूरा टारगेट है वो इन पिक्चर्स को देखो, मैं किस मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा हूँ उसको समझो, ठीक है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं मेरे बच्चों अमोनिया, NH3। NH3 की बात करो तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो क्या होएगा, 2 5।
आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। NH3 है, तो इसका मतलब इसका 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन तो इस तरीके से ऑक्यूपाई हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके बचे पड़े हैं, यही है लोन पेयर। याद रहेगी बात। अब ये बॉन्ड पेयर हो गए हैं, ये जो बॉन्ड पेयर है, ये क्लाउड जो है इस क्लाउड के साथ ओवरलैप हो गया, ये बॉन्ड पेयर हो गए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ब्लू दिखाई दे रहा है ये लोन पेयर है। तो इसे हम जो है ऐसे स्ट्रक्चर को हम बॉल स्टिक मेथड बोलते हैं। बॉल स्टिक, ये बॉल है और ये स्टिक है, बॉल और डंडी ना, तो बॉल स्टिक मेथड से ये एक 3D शेप हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप अब देखो क्या होता है, देखो 3D शेप इस तरीके से देखनी और विजुअलाइज करनी ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि रियल 3D शेप्स आपके सामने आपको दिखाऊं कि रियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है। तो दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों, क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है ना। और ऊपर यही 2 लोन पेयर है। तो यहाँ पर ऊपर वाले पोर्शन में कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ जो मैंने ऊपर दिखाया है ये वाला पोर्शन, ये लोन पेयर का क्लाउड है, ठीक है, लोन पेयर का क्लाउड है, खाली जगह ये भी नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं BeF2, सारी गेम जो है ना, मैं आपको बताऊं, ज्यादा दिमाग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर याद करो, कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर दिमाग लगाओ। आप एक बात बताओ, जब मैं भी आपको समझा रहा हूं तो मेरी पूरी टारगेट कैसे रह रही है, आपने देखा होगा, मैं बोलता हूँ कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप इसी पॉइंट से सोचो, दिमाग कम लगाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा याद नहीं रखने पड़ेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे। बेरिलियम BeF2 स्ट्रक्चर है। अब BeF2 का मतलब क्या हुआ, बी का जो है एटॉमिक नंबर है वो होता है बच्चों 4, कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो गया 2 2, बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, फ्लोरीन के पास कितने हैं 7, ये रहे 7, ठीक है, ये फ्लोरीन के पास ये रहे 7, बेरिलियम के 2, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अब मेरे को बताओ यहाँ पर कोई लोन पेयर है? नहीं है, यहाँ है? नहीं है। तो अब बेस्ट है, बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल, अब खुद दिमाग लगाओ क्या होना चाहिए, बेरिलियम और फ्लोरीन जो है एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, सबसे बेस्ट पॉसिबल है ये वाला फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन एक दूसरे के साथ कैसे दूर रहे, सबसे दूर ये रहेंगे कि एक लाइन में हो जाएंगे, इससे बड़ा दूर तो कोई नहीं हो सकता, तो ये सबसे दूर हो गए। तो इस हिसाब से ये स्ट्रक्चर कैसा बन गया, एक लीनियर स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है ना, ठीक है। तो ये बेरिलियम हो गया, ये बॉल स्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ्लोरीन हो गया, और इनके बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री, सही है। ऐसे ही जो है कुछ और एग्जांपल है, बेरिलियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, मरकरी क्लोराइड, ठीक है। अब आपको एग्जाम में कैसा आएगा, एग्जाम को ऐसे स्ट्रक्चर आ जाएंगे आपको पूछने के लिए, ठीक है। अब मैं हर सारे स्ट्रक्चर एक जैसे, बस एक हो गया, साथ साथ एग्जांपल बता दिए, तो अपनी बुद्धि में रखो थोड़े से। अब क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, बुद्धि में रखो। अब मैंने बोल दिया मरकरी क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना दो, आपको टीचर ने बोल दिया। अब मरकरी क्लोराइड के इसमें आपको मरकरी का तो एटॉमिक नंबर याद नहीं, सर जी हम तो भूल गए, है ना। तो फिर अब क्या करोगे मेरे को बताओ। तो उस केस में कैटेगरी याद रख लेना कि भाई मरकरी क्लोराइड है वो जिंक क्लोराइड है, और वो बैरियम क्लोराइड जैसा स्ट्रक्चर है उसका, लीनियर, ठीक है। तो लीनियर बनाकर आ जाना, बस इतना सा ही काम करके आ जाना, बस वहां पर, बस इतना सा ही होता है। फ्री फंड के 2 नंबर है, बंदे को बताओ क्या मुश्किल है उसके अंदर, कुछ मुश्किल नहीं है। अब बात करते हैं, स्ट्रक्चर है BF3 की, बोरोन ट्राइक्लोराइड, एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल मिलाकर आपके पास है 3 इलेक्ट्रॉन। तो बोरोन के पास अगर आप देखें तो बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। फ्लोरीन के ये 7 है अपने पास, ये रहे 7, ये रहे 7 और ये रहे 7, ठीक है। तो बोरोन के साथ तो ये 8-8 करते जाएंगे, ये लो 8-8 कर ले इन्होंने। और बोरोन ने भी जो है इनके साथ क्योंकि एक एक किया है, तो बोरोन के भी 6 कंप्लीट हो गए। लेकिन अब एक बात दिमाग लगाओ ना कि यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, तो और यहाँ पर कुछ और है भी नहीं, बिना बात की खाली जगह है। तो बिना बात की खाली जगह है, तो इनके बीच में ये किस्म से कैसा बन गया, ये ट्राइंगल जैसा बन गई शेप। ये ट्राइंगल का मतलब समझो, ये ऐसे ऐसे नहीं जोड़ना, ठीक है। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। फ्लोरीन बिल्कुल एक ही लाइन में नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा। जो बेरियम है, बेरियम जो है वो बिल्कुल सेंट्रल एटम है। आप फ्लोरीन, अब बताओ, तो आप बोलोगे फ्लोरीन सर एक यहाँ बिठा दो, एक फ्लोरीन सर यहाँ बिठा दो और एक फ्लोरीन सर यहाँ बिठा दो, ठीक है, ये फ्लोरीन बिठा दिया हमने। तो अब एक किस्म से हम जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो रहे हैं ना, उसके हिसाब से हम शेप बताते हैं। तो कैसी शेप बन रही है, ट्राइंगल, ट्राइंगुलर, ठीक है। और अब क्या है, ये चारों तीनों तरफ से यूनिफॉर्म है, ठीक है, इसलिए लीनियर ट्राइंगल, मतलब इसे बोलते हैं प्लेनर ट्राइंगल, ठीक है। क्या बोल दिया हमने इसको, प्लेनर ट्राइंगल, कुछ इस टाइप की प्लेन बनने का, ठीक है।
और बोरोन अगर सेंटर में है तो फ्लोरीन उसके हिसाब से कैसे है, बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल के हिसाब से बन गया, और 120 डिग्री के बीच का एंगल इनका सेट हो गया। और स्ट्रक्चर कुछ कैसा बन रहा है, कुछ ऐसे है। समझ गए मेरी बात की? 3D की बात कर रहे हैं ना अब हम। तो यहाँ पर बोरोन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, सेंटर में बोरोन है, ठीक है। लेकिन अब अगर बात करें तो इसके एग्जांपल जैसे है बोरोन ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ऐसा स्ट्रक्चर कौन सा है, ट्राइंगुलर प्लेनर, नाम याद रहेगा, ट्राइंगुलर प्लेनर, ठीक है। बॉल्स्टिक मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये हो गया ना, 120 डिग्री का एंगल है और ट्राइंगुलर प्लेनर। गॉट माय पॉइंट? लॉजिक समझ में आ गया? ये बॉन्ड होता, ये लाइनें होती नहीं है, ये तो केवल हम बनाते हैं अपने आप को इजीनेस, ताकि उसकी फिगर्स को याद करने के लिए। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, अभी तो 2-4 तो वैसे ही याद कर लो, तो अभी देखते जाओ, अभी आप जब बहुत सारी हो जाएंगी तो मुश्किल हो जाती है, इसलिए हमको एक फिगर का नाम दे देना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसका नाम दे दिया, ये ट्राइंगल बन रही है एक ही प्लेन पे। प्लेन का मतलब इसमें से जो कुछ भी लाल है ना, ये ऊपर नहीं उठा हुआ, मतलब या नीचे नहीं बैठा हुआ, मतलब आप इसको यहां से देखो, आप इसको क्या एक ही प्लेन पे आप अपने एक सरफेस के ऊपर बिठा सकते हो? नहीं बिठा सकते। इस पूरी चीज को अपने पेपर के ऊपर रख सकते हो? नहीं रख सकते। अगर ये 2 पेपर के ऊपर आ जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा या नीचे की तरफ हो जाएगा। समझ गए ना मेरी बात? तो इसका मतलब 2 तो प्लेन पे आ सकते हैं, लेकिन तीसरा प्लेन पे नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए हम इसका नाम ट्राइंगुलर प्लेनर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये प्लेन पे नहीं आ सकता है, एक पेज पे नहीं आ सकता। अब समझ आ गई ना? 3 तो ये भी है, बोलोगे सर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, तो इसका भी इसने ट्राइंगुलर प्लेनर बनाना चाहिए। नो, ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया? गुड। सो फिर आगे बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होगा, CH4 क्या होगा, परफेक्ट टेट्राहेड्रल। इसकी शेप कुछ ऐसी होती है। नाउ दिस इज आल्सो नॉट ए प्लेनर, दिस इज टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ये देखो, ये टेट्राहेड्रल ही है, हाँ। और ये जो है परफेक्ट टेट्रा है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ऐसे बनाया, और इन दोनों के बीच में जो एंगल 109.5 डिग्री, ये याद रखना, बिल्कुल जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका परफेक्ट एंगल है। कैसे परफेक्ट एंगल, मतलब तीनों डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है ना, 120 भाई टोटल होता है 360 डिवाइडेड बाय 3 हो गया 120। अब ये जो शेप बन गई है, ये कैसी है, इस शेप को बोलेंगे हम टेट्राहेड्रल। और ये जो एंगल है ना 109.5 डिग्री है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। ये भी इनके बीच में 109.5 है, इसके बीच में भी 109.5 है, इसके बीच में भी 109.5 है, ठीक है। ये अगर ये बस 2 ही पेपर के ऊपर है, ये अगर 2, बाकी 2 पेपर के ऊपर नहीं है, अलग है, ठीक है, बाहर की तरफ आ रहे हैं। समझ गए बच्चों मेरी बात? तो इसके जैसे एग्जांपल हो गए ये सिलिकॉन फ्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन हाइड्राइड, अमोनियम एटसेट्रा। फिर इसके बाद आई बच्चों बात आती है PCl5 की, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, एटॉमिक नंबर 15। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सिंपल बात है, बात करता हूँ, तो क्या होता है 285 बाहर वाली, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है ना, ठीक है। 1 2 2 4 6 10 10 और ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 5 होने चाहिए ना, तो इट शुड बी 5, इट शुड बी 3, 2 2 4 6 10 10 और 2 12 और 3 15, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि बाहर वाले जो शेल है, ये जो बाहर के हैं, कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट करना, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स के पास 5 क्लोरीन आ गए, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फास्फोरस ने पेंटाक्लोराइड बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये ऑर्गेनाइज कैसे होंगे अपने आप को देखो, तो वो कुछ बच्चों इस तरीके से होंगे, ठीक है। 3 फास्फोरस के जो 3 क्लोरीन है, ये तो एक ही प्लेन के ऊपर आ जाएंगे, प्लेन का मतलब आपके पेपर के ऊपर ही, ठीक है, 120 डिग्री के आसपास, और एक पेपर से ऊपर आ जाएगा और एक पेपर के पीछे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखने की कोशिश करो, देखो ध्यान से, ठीक है, देखो देखो बिल्कुल ध्यान से देखो। ये मैं आपको दोनों शेप, केवल दोनों शेप के ऊपर टारगेट रखो। आपका जो सेंट्रल फास्फोरस है ना बच्चों, वो यहाँ पर है, ठीक है। ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, 3 तो क्लोरीन आ गए प्लेन के ऊपर, एक ऊपर की तरफ है क्लोरीन और एक नीचे की तरफ है क्लोरीन। अब बात समझ आ गई? तो यहाँ पर ये क्लोरीन है जहां मैं ब्लैक डॉट लगा रहा हूं, और फास्फोरस सेंटर में, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात ना आपको? तो इसे हम, अब इसमें क्या बन रहा है देखो, शेप ध्यान से देखो, बेस पे क्या बना है, ये देखो, ये कैसा है शेप है, ट्राइंगल। ट्राइंगल जब ऊपर की तरफ जुड़ा, तो जब ऊपर अगर चोंच बन जाती है ना, तो उसे हम बोलते हैं पिरामिड,
ठीक है, अगर बेस अगर गोल है और अगर ऊपर की तरफ जोड़ोगे चोंच बन गई तो उसको बोलते हैं कोन, है ना। लेकिन अगर बेस जो है वो किसी और शेप का है लेकिन ऊपर की तरफ जोड़ो तो वो चोंच बन गई ना, तो वो पिरामिड होता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। अब इसमें क्या है, दो पिरामिड बन रहे हैं, एक ऊपर की तरफ पिरामिड बन रहा है, एक नीचे की तरफ भी पिरामिड बन रहा है ना। सो इसे इसे ट्राइंगुलर, और दो पिरामिड है, एक ऊपर एक नीचे, इसलिए बोलते हैं बाय पिरामिडल, ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल। क्लियर। तो तीन तो हो गए 120 डिग्री के एंगल के ऊपर ये वाले, और ऊपर वाले और नीचे वाला हो गया 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। अब इसमें जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, या एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आता है और आपके रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, उसमें आता है PCl5 का बॉन्ड बड़ा है या फिर PCl3 का बॉन्ड बड़ा है, या फिर जो ये वाले बॉन्ड बड़े हैं या ये वाले बॉन्ड बड़े हैं, अभी सारी बातें बताएंगे आपको। सो पहले आप बात को समझो। देखो यहाँ पर मैंने कुछ बॉन्ड के नंबर दिए हुए हैं। यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड नंबर 1, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 2 3 4 तो हो गए हमारे कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले। 1 ऊपर हो गया, 5 नीचे हो गया एक्सियल वाला। ठीक है, तो लार्जर एक्सियल बॉन्ड है। एक्सियल बॉन्ड क्या होते हैं, बड़े होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से। कारण क्या होता है, अब सीबीएसई बोर्ड में होगा ना, तो सीबीएसई बोर्ड में आपको कारण पूछा जाएगा, गिव रीजन व्हाई। ठीक है, और एंट्रेंस में होगा तो वहां आपको ऑर्डर पूछा जाएगा, ऑर्डर कि भाई अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ, अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, या विच हैज लार्जर बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो वहां वाई नहीं पूछा जाता, लेकिन बिना वाई का तो जवाब बेटा होता नहीं है, रट तो आप सकते नहीं। ठीक है ना, तो अब रीजन सुनो ध्यान से। और ये बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप ये छोटी सी बात समझाओ तो आप बहुत सारी चीजें कनेक्ट कर पाओगे। देखो एक्सियल बॉन्ड बड़े होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड के मुकाबले, क्यों? क्योंकि रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डिफरेंट बॉन्ड एंगल, ठीक है, जैसे कि अब ये A1 है, कहता है ये A1 इज रिपेल्ड बाय 3 इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको धक्का 3 से मिल रहा है, एक इससे, एक इससे और एक इससे। ठीक है, 3 से धक्का मिल रहा है, रिपल्शन। ठीक है, तो ये परे कह रहा है परे की तरफ भाग, इसको धक्का मार रहे हैं। ठीक है, तो और जो इक्वेटोरियल पे है, ये वाले इक्वेटोरियल पे है, ठीक है ना, इनको केवल 2 से ही धक्का मिल रहा है। किससे किससे? एक इससे और एक इस वाले से। मतलब जो इस वाले को इस वाले से और इस वाले से मिल रहा है धक्का। क्यों? अब बोलोगे सर इससे क्यों नहीं मिल रहा? अरे भाई ये 120 डिग्री के एंगल पे ऑलरेडी है, मैक्सिमम रिपल्शन पे ही है वो। ठीक है, लीस्ट रिपल्शन पे है। ठीक है, ऑलरेडी इनकी जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है, डिस्टेंस मैक्सिमम है तो रिपल्शन लीस्ट है। लेकिन 90 जब एंगल 90 डिग्री का होता है तो एंगल 90 डिग्री जो है वो मैक्सिमम एंगल डिस्टेंस नहीं है, वो कम है। इसीलिए जो ये वाला कार्बन, ये वाला क्लोरीन है, इसको जो है ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन से ही केवल 2 जगह से धक्का मिल रहा है। तो अगर धक्का इसको कम मिल रहा है तो इसका मतलब ये फास्फोरस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, और इस क्लोरीन को अगर ज्यादा धक्का मिल रहा है तो इसका मतलब ये फास्फोरस से लंबा होगा। ठीक है, इसीलिए एक्सियल बॉन्ड बड़े होते हैं और इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे होते हैं। सिंपल सी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें समझते जाओ बस, और क्या है? अब जो मैंने बात बताई है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाओगे उसके बीच में आप एंगल बढ़ाते जाओगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 120 डिग्री पे रिपल्शन नहीं है, हाँ, लेकिन 180 डिग्री पे रिपल्शन नहीं है। जब एलिमेंट जो हैं 180 डिग्री के ऊपर आ जाएंगे तो अब इनके बीच में रिपल्शन लीस्टेस्ट होगी, है ना। लेकिन 120 डिग्री पर रिपल्शन होगी, ठीक है, लेकिन उसके मुकाबले इसीलिए जो है PCl5 मॉलिक्यूल जो है वो कैसा है, अनसिमेट्रिक है। अनसिमेट्रिक का मतलब समझ गए ना? अनसिमेट्रिक का क्या मतलब हुआ कि भाई जो ये शेप है, ये दूरी बराबर नहीं है ना। सिमेट्रिक होता कि फास्फोरस से इस क्लोरीन की, इस क्लोरीन की, इस क्लोरीन की, ऊपर वाले क्लोरीन की, नीचे वाले क्लोरीन की, सबकी दूरी बराबर हो, नहीं है ना। इसका कारण समझ में आ गया? बस इतनी सी बात समझनी है बच्चों। क्या है इसकी वजह से, आप सुनो, इसकी वजह से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है वो अनसिमेट्रिक है, इसकी वजह से वो लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल है इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो ज्यादा रिएक्टिव है। सही है? तो अब
क्लियर? बात समझ में आ गई कि नहीं? आगे बढ़े। SF6 सल्फर के चारों तरफ 6 पार्टिकल्स अटैच है, 6 फ्लोरीन। तो ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा अरेंजमेंट कैसा होता है बच्चों? वो ऐसा होता है, इसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। 4 तो प्लेन पे होंगे, 4 तो प्लेन पे होंगे, जस्ट लाइक ए रेक्टेंगल, समझते हो ना, स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर के पॉइंट से हो गया कि ये जो है डायगोनल, देखो ये डायगोनल ही तो है यार, ये डायगोनल है। डायगोनल के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री कब कब होता है? डायगोनल के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है 2 बार, या तो वो रोम्बस हो और या वो स्क्वायर हो। सही बात है ना? समझ गए नहीं समझ गए? हाँ। अच्छा, उसके बाद और एक पार्टिकल ऊपर की तरफ और एक पार्टिकल नीचे की तरफ है, वो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, सो इसको, तो ये इसकी शेप हो गई, देखो सही दिख रही है ये, है कि ये तो बन गए मेरे स्क्वायर पे 4 फ्लोरीन, एक ऊपर की तरफ 5वां फ्लोरीन और एक नीचे की तरफ 6ठा फ्लोरीन। क्लियर? कुछ मुश्किल तो नहीं है ना? है, ऐसे शेप को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये शेप याद रहेगी, ऑक्टाहेड्रल है। हाँ, ये याद रखनी है, अब धीरे धीरे याद कर लो। अब आया स्ट्रक्चर IF7 का। तो आयोडीन में क्या होता है, 5 तो इसके पेंटागन बन गए, 5 बन गए पेंटागन पे, ठीक है, और एक ऊपर और एक नीचे। अब एक दिमाग लगाओ, देखो मैं इसको प्लेन ऑफ पेपर पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आपके सामने स्क्रीन है या पेपर है, ये ऐसे ही बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो 3 डायमेंशन को आसान नहीं होता है, थोड़ा सा मतलब जो है एंगल, ये जो आप देख रहे हो टेढ़ी मेढ़ी चीजें, ये जो एंगल लाइंस है, तब भी आपको थोड़ा सा विजुअलाइज हो रहा है, या ऊपर है या नीचे है। लेकिन अगर बिल्कुल अगर आप ऐसे सीधा बना दोगे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर, और एक ऊपर लाइन दिखाओगे, तो नीचे वाली लाइन कहाँ से दिखाओगे? मुश्किल होगी ना दिखानी। हाँ, इसलिए ये एंगल थोड़े से टेढ़े बना रखे हैं। तो अगर आपसे बनाने हो तो प्रैक्टिस करते करते इस तरीके से बनाना। तो देखो स्ट्रक्चर कैसा हुआ, ये रहा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, पीछे 5 हो गए, और एक ऊपर है 6ठा और एक नीचे है 7वां, बन गया। तो ये बन गया पिरामिड ना, है ना, पिरामिड बन गया, ऊपर का भी पिरामिड और नीचे का पिरामिड, तो बाई पिरामिड हो गए। ठीक है ना, ठीक है। और ये नीचे वाला क्या है, ये कौन सी साइड है? पेंटागन वाली साइड है, ठीक है ना, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? तो क्या हो गया, नीचे हो गया पेंटागन, पेंटागनल, और बाई पिरामिडल, ऊपर ही पिरामिड नीचे ही पिरामिड। समझ में आ गई ना बात, के नहीं आ गई है? सो अभी तो ये सारे वो स्ट्रक्चर थे जब मॉलिक्यूल्स में कोई भी लोन पेयर नहीं था, ठीक है। यहाँ सारे के सारे जितने आपने स्ट्रक्चर पढ़े हैं, तो सारे आपने क्या बनाने हैं? बॉन्ड पेयर बनाए। तो अब आपको जब भी कोई एग्जांपल आएगा तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के बाद उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करो। फिर उसके बाद देखो उसके साथ क्या लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे SF6 की बात ही करूं, तो सल्फर जो है, सल्फर का एटॉमिक नंबर इज 16, कॉन्फ़िगरेशन इज 286, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, चाहे 1s 2s की तरीके से लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। जब आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 फ्लोरीन लगे हुए हैं, कॉमन सेंस की बात है कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुए हैं, कोई भी बचा नहीं है, कोई भी लोन पेयर नहीं बचा हुआ है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात को? बस तो ऐसे ही अभी बात इससे ऊपर अपने पड़ी थी वो IF7 वाली भी है। अब इसके नीचे क्या है? IF7। अब IF7 में क्या है? आयोडीन। आयोडीन का एटॉमिक नंबर नहीं पता, अच्छा कोई बात नहीं, कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं पता, कोई बात नहीं। अच्छा ये तो पता ना वो हेलोजन फैमिली से है। हेलोजन फैमिली का आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। बस क्या मुश्किल है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 तो हो गए, ये रहा 6ठा, ये रहा 7वां। तो ये सारे जितने भी आपको इस शॉर्ट में अभी तक एग्जांपल कराए हैं, वो सारे के सारे में हमारा कुछ भी क्या नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर किस प्रकार का नहीं है बेटा, उसमें लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे, कि अब लोन पेयर भी आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो अब इसमें क्या होगा, अब इसको हमने थोड़ा कैटेगराइज किया है, कैसे है? मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, AB3 टाइप का, AB3। एक ए जो होगा वो सेंट्रल पार्टिकल होगा, जो बी है वो जो अटैच हो रहा है, इसलिए उसको बी का मतलब बॉन्ड, ठीक है। ए तो सेंट्रल एटम हो गया, जैसे IF7 में I सेंट्रल एटम, SF6 में S सेंट्रल, तो वो है ए, और जो उसके साथ लगे हुए हैं वो है बी, तो बी हो गया बॉन्ड, बॉन्ड पेयर। अब इसमें कितने बॉन्ड हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड वाला है। या फिर हम बात करें कि 2 तो बॉन्ड वाले हैं और एक L मतलब लोन पेयर, तो एक लोन पेयर है। इसके सबसे अच्छे एग्जांपल में देखो तो वो कहता है SO2 पढ़ो जी आप।
आउटर मोस्ट में सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, अभी पढ़े हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 6, ये रहे। ऑक्सीजन के इस आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 6, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये 6 और 2 8 बन गए, दिख रहे हैं ना आपको? ऑक्सीजन के भी 6 और 2 8 बन गए। सल्फर की बात करूं तो सल्फर के भी 8 बन गए, हो गए। लेकिन सल्फर के पास एक 2 लोन पेयर बच गए, तो 2 तो बॉन्ड पेयर हो गए, ठीक है, डबल बॉन्ड पेयर हो गया और एक लोन पेयर भी हो गया। तो ये बॉन्ड पेयर भी हो गया और एक लोन पेयर भी हो गया। सही है, बात समझ में आ गई? तो अब आप देखो कि SO2 की बात करें तो यहां पर 119 डिग्री का ये एंगल है, ठीक है। और ये कितना है? ये कितना है आपका? एक लोन पेयर के साथ, एक लोन पेयर के साथ, ये एक लोन पेयर है। अब थोड़ा सा आप कनेक्शन करने शुरू करो, थोड़ा सा कनेक्शन करने शुरू करो। किस किस चीज का मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपने पढ़ा है एक SO2, हाँ, और एक पढ़ा है आपने H2O, OH2। ध्यान से देखो अभी आप, ठीक है। आप उसको देखने की कोशिश करो, आप देखो आपको क्या क्या चीजें मिलती है, कितनी चीजें कनेक्ट हो जाएगी। कोशिश करोगे तो, रटना नहीं है बच्चों, समझना है। समझते चलो। कहाँ रे, कहाँ गया भैया पानी? ऊपर ही था, हाँ। अब OH2 है। अब OH2 के बीच की अगर हम बात करी जाए ना, तो यहां पर 2 लोन पेयर है ना। और अभी आपने जो अभी मॉलिक्यूल देख रहे थे उसमें कितने लोन पेयर थे? एक ही लोन पेयर था। तो आप मेरे को बताओ कि इन दोनों के अंदर जो है ये वाला रिपल्शन किसके अंदर ज्यादा होगा? वाटर के अंदर ज्यादा होगा, या फिर या फिर जो अभी आप पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, जो भी है ना, SO2 के अंदर ज्यादा होगा? आप बताओ। यहाँ पर मैं दोबारा बनाता हूँ, अभी रब कर दूंगा लेकिन मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ O, ये रहा H, ये रहा H, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर है 2 लोन पेयर, ठीक है। तो हमने पढ़ा था लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन मारते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो यहाँ केवल एक ही लोन पेयर है और यहाँ 2 लोन पेयर है, तो ये इसको ज्यादा धक्का मारेंगे। ज्यादा धक्का मारेंगे तो इनका एंगल जो है वो कम होगा इसके मुकाबले। तो ये 119 डिग्री का एंगल है, आपको पता है इसके बीच का एंगल 104 डिग्री है, 104 डिग्री के आसपास। समझ गए? तो ऐसे बच्चों कनेक्शन करते रहोगे तो चीजें याद होती रहेंगी, एंगल भी याद होते रहेंगे। क्योंकि कुछ एंगल आपको याद रखने, जितने मैंने बनाए हैं ये नंबर्स आपको साथ साथ याद करते चलने हैं, क्योंकि जब आप एक्सप्लेनेशन दोगे तो आपने इन एंगल्स को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ओके, अब मॉलिक्यूल की बात करते हैं AB4। व्हाट डू यू मीन बाय AB4? जैसे अभी हमने पढ़ा था भैया CH4, ठीक है। लेकिन अब CH4 में तो क्या था, अभी हमने पढ़ा था सारे बॉन्ड पेयर, ये सारे बॉन्ड पेयर थे। लेकिन अब उसमें 2 पॉसिबिलिटी बनाते हैं हम कि 3 तो बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, या फिर 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो। ऐसी शेप में जैसे अब NH3 की बात करें, NH3 में क्या है? 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, ठीक है ना, ठीक है। तो लॉजिकली तो आपको क्या लगेगा कि सर ये तो बिल्कुल, ये भी बिल्कुल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गई है ना, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गई है, बन गई है नहीं बन गई है? मीथेन का स्ट्रक्चर भी तो बिल्कुल ऐसा था। लेकिन बच्चों एक बात बता दूं, ये तो देखने के लिए ही है, समझाने के लिए है। लॉजिकली जो लोन पेयर है, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बनाते इसलिए हम इसको किसी एंगल में या लाइन में नहीं दिखाते हैं। ये बस एक क्लाउड केवल दिखाया गया है ताकि आपको याद रहे कि यहाँ लोन पेयर है। लॉजिकली जो अमोनिया है उसका स्ट्रक्चर जो केवल आपको सॉलिड लाइन में दिखाया गया केवल यही है। तो सॉलिड लाइन में आपको स्ट्रक्चर कुछ ये दिखाया गया है, तो दिस इज बेसिकली द पिरामिड, है ना, पिरामिड है ये स्ट्रक्चर। बेस ट्राइंगल है और ऊपर चोंच बन गई जाकर, तो नीचे का ट्राइंगल, ऊपर का पिरामिडल, ट्राइंगुलर पिरामिडल, ठीक है। और अब इसके बीच में रूल के मुताबिक तो 3 है। नाइट्रोजन, देखो ना, नाइट्रोजन ये एक नाइट्रोजन के 3 तरफ हाइड्रोजन है, तो होना क्या चाहिए? 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए। लेकिन एक लोन पेयर होने की वजह से इसके बीच का एंगल जो है वो 120 से घट जाता है, रिपल्शन होने की वजह से कितना हो जाता है? 160 डिग्री का हो जाता है, 107 डिग्री का। तो अब लोन पेयर की पावर देख रहे हो, ठीक है, कि लोन पेयर होने की वजह से इसकी जो ज्योमेट्रिकल शेप में भी क्या हो जाता है? बदलाव आ जाता है। इसी तरीके से जैसे AB2L2 टाइप, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, बेस्ट एग्जांपल इज द वाटर है। इसके पास क्या है? 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो 2 लोन पेयर जो है ये इसको ज्यादा रिपल्शन कर रहे हैं। अब आप सोचोगे सर जी इसका टेट्राहेड्रल होगा, नहीं,
बॉन्ड पेयर वाली लाइनों को पकड़ना है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड पेयर की 2 लाइनें मिला दो। अब ये कोई ट्रायंगल नहीं बनाना, ये तो केवल जो है एक बेंट शेप बन रही है, बेंट, मुड़ी हुई। देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, आप देखो इसको, देखो, ठीक है ना, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है ऐसे डायग्राम को ढंग से सोचने में, आपको दिखाया, देखो ये हमें दिखाई कैसा दे रहा है, ठीक है। और ये फ्यूचर में भी आपको इसका एक फिनोमिना बताऊंगा, जब एक टॉपिक आने वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग चैप्टर जब खत्म होने वाला होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, अब मॉलिक्यूल वही है AB2, 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, लेकिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा हो गया, बेंट शेप। एंगल कितना हो गया, अच्छा खासा जो है। मिथेन में कितना था याद है, 109.5 डिग्री, 109.5। फिर वहां से जो है कितना आ गया, अमोनिया में आ गया, यहाँ पर रिपल्शन हुई लोन पेयर की वजह से, 109 से कम हो गया, क्योंकि धक्का यहाँ ज्यादा लग रहा है, तो ये इसको धक्का मार रहा है। धक्का मारेगा तो इन दोनों के बीच में एंगल कम हो जाएगा, 109.5 से कम हो गया, 107 हो गया। और अब इसके बाद जो है फिर 107 से भी कम हो गया, तो क्या बन गया, 105 हो गया, ठीक है। समझे बात को। अब क्या समझ रहे हैं हम, आपने देखा है कि लोन पेयर की कितनी पावर है, कि लोन पेयर क्या कर रहा है, बॉन्ड पेयर को धक्का मार देते हैं। 120 डिग्री का एंगल था, 120 से आ गए हम 107 पे, अब 104 पे, क्लियर। आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपको मॉलिक्यूल का समझ में आ जाए, आपको उसका एटॉमिक नंबर समझो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर उसके साथ कितने बॉन्डेड सब्सटेंस हैं उनको लिखो, और फिर आपको समझ में ये आ जाएगा कि आपके पास कितने खाली इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, ठीक है ना। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। जैसे भी 1s2, ये तो पूरा लॉक है, 2s2 2p4, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 ने बॉन्ड बनाया है, बॉन्ड पेयर 2 है, 2 ने बॉन्ड बनाया, 6 में से 2 माइनस कर दो, कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर बचे हुए हैं आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी कॉन्फ़िगरेशन देख के ही बनाना। अब मॉलिक्यूल जिसके पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो या तो वो AB5 टाइप का बनाएगा, ये आपने ऊपर पढ़ लिया, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, है ना। 3 तो ट्रायंगल पे थे और एक ऊपर था और एक नीचे था। जैसे PCl5 का स्ट्रक्चर आपको याद करो, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, PCl5। अब अगर हो 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, या फिर 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, या फिर 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, ऐसा स्ट्रक्चर का बेस्ट एग्जांपल है वो है SF4, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ClF4, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर इज ज़ीनॉन फ्लोराइड, XeF2। अब ज़ीनॉन पता है आपको, नोबल एलिमेंट, नोबल गैस के अंदर है, और ClF4 भी इस टाइप का एलिमेंट भी आप पहली बार देख रहे होगे। आज तक आपने हमेशा आपको क्लोरीन को एनायनिक बिहेवियर में देखा है, लेकिन आज आप यहाँ क्लोरीन के अंदर इसको कैटायनिक बिहेवियर में देख रहे हैं। इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो दिस इज, इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, तो ये नेगेटिव माना जाएगा और क्लोरीन वाला इलेक्ट्रो पॉजिटिव माना जाएगा, सही है। तो AB4L, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, SF4 में फिर वही बात करें, जिंक सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 16। आउटर मोस्ट में कितने भी है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 3s2 3p4। आउटर मोस्ट में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो है क्या करें हम, 4 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। अब 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर हैं, तो आप क्या सोचते हो इसको कैसे कैसे रखो। सर एक काम करो, 3 को तो सेट कर दो सर यहाँ पर, 3 बॉन्ड पेयर को तो यहाँ सेट कर दो, 3 हो गए। एक को 90 डिग्री के नीचे पे कर दो, और जो ऊपर वाली खाली जगह है उसे लोन पेयर में डालो, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया ये सही नहीं होता, ये स्ट्रक्चर जो है वो लेस स्टेबल है। हम एक्सपेक्ट करते हैं, मैंने क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड, हम समझ रहे हैं ऐसा हो जाए, बढ़िया हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता असली में ऐसा है कि जो लोन पेयर है वो प्लेन के ऊपर आता है, और बॉन्ड पेयर जो है वो एक्सिस के ऊपर आते हैं। इस केस में क्या होते हैं, इनके रिपल्शंस कम हो जाते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली बात क्या है, देखो ए में क्या होता है, देखो इस वाले स्ट्रक्चर में देखें हम, तो लोन पेयर जो है, इस लोन पेयर के साथ देखो ध्यान से, बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा मुश्किल साइंस नहीं है। ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, बिल्कुल होगा। इसका रिपल्शन होगा, होगा। इसका होगा, होगा, बिल्कुल होगा ना। तो इन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के जो रिपल्शन होंगे, ऐसे 3 हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है।
इसका और इसका तो सबसे लीस्ट होगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन तो है, और वो 90 डिग्री के एंगल पे चल रहा है रिपल्शन। अब अगर मैं उस स्ट्रक्चर को यहां पर बनाता हूं, तो लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ जो है ये तो रिपल्शन है, ये 120 डिग्री के एंगल पे है, और इसके साथ 90 डिग्री के साथ एंगल है, और ऐसे दो ही रिपल्शन है। तो मतलब देखो जो 90 डिग्री के यहां पर देखे तो 90 डिग्री के कितने रिपल्शन थे, 1 2 और ये 3, यहाँ 3 रिपल्शन है। लेकिन इस केस में देखें आप, तो इस केस में 90 डिग्री के साथ 1 और 1 दो ही रिपल्शन है। तो इसका मतलब इस अगर लोन पेयर अगर इधर प्लेन के ऊपर होगा तो रिपल्शन कम होगा, सही है। और बाकी जो आप बोलोगे सर ये लोन पेयर के साथ ये वाला बॉन्ड पेयर भी तो है, लेकिन है बेटा, लेकिन वो 90 डिग्री से काफी बड़ा है, 120 डिग्री का एंगल है। तो एंगल जो है वो डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो फोर्स जो है वो काफी कम हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अब इसकी वजह से एक और चीज भी होती है, पता है क्या, देखो आप ध्यान से इस फिगर को चेक करो, ये कितना डिग्री का एंगल है, 107 डिग्री का एंगल है, और ये कितना डिग्री का एंगल है, 90 का नहीं रह गया, ये 89 का रह गया, क्योंकि ये इसको धक्का मार रहा है परे की तरफ। तो ये लाइन थोड़ी सी इधर की तरफ झुकी हुई है, तो ये लगभग 89 डिग्री का एंगल है। और ये रूल के मुताबिक जो है ये कैसे होनी चाहिए, 120 डिग्री का एंगल, लेकिन अब इन दोनों के बीच में 117 डिग्री है। तो आप समझ सकते हो ये 120 से भी ज्यादा हो गया, ये शायद 121.5 हो गया इधर से, और 121.5 हो गया इधर से, तो 120 से भी बड़ा एंगल हो गया, सही है ना। तो रिपल्शन जो है, इसलिए जो है ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है। अब आपको जो है ना बच्चों पेपर में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि कैसा ये वाला मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी है, तो वो क्यों है। इसीलिए जब आप अगर इस स्ट्रक्चर को समझेंगे, क्योंकि लेस स्टेबल है इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो क्या होगा, ए जो है एक्सपीरियंस स्ट्रक्चर ऑफ ए एक्सपीरियंस मोर बेल्टिंग लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, सॉरी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का इसमें रिपल्शन ज्यादा है, इसमें कम है। एंगल का लॉजिक भी मैंने आपको समझा दिया। अब बात करो AB3L2 टाइप के स्ट्रक्चर, AB3L2 मतलब 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर में क्या हुआ, जैसे कि अब इसमें बात करो ClF3, ClF3 में क्या हुआ, देखो क्लोरीन का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 7 में से 3 ने बॉन्ड बनाए, तो कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब कि 2 लोन पेयर बच गए, है ना। तो 2 लोन पेयर, यही तो बताए, 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। अब इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, इसके स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरीके से होते हैं कि जो लोन पेयर हैं वो ट्राइंगल की प्लेन के ऊपर ऑक्यूपाई करते हैं, और यहाँ पर जो है फ्लोरीन इस तरीके से रहता है एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पर भी एंगल 90 से देखो और कम हो गया, अभी पीछे 89 था और यहाँ कितना रह गया 87.6। इसका मतलब ये 2 लोन पेयर और रिपल्शन बढ़ रही है, धक्का मार रहे हैं, एंगल 90 के बजाय कितना हो गया है 87.6, क्लियर। अब ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम, मैंने क्या बोला था कि ये लोन पेयर वाली लाइनों को नहीं देखते हैं। तो आपको ये स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा और ऐसा, टी बन रहा है ना, टी, इसलिए टी शेप हो गई हमारी इसकी, ठीक है। अब इसमें जो है ये बेस्ट शेप है, ठीक है। अब इसमें आप देखो, इसके अंदर आप देखो कि हमने तीनों सारी पॉसिबिलिटी पाई है कि क्या क्या हो सकता है। मान लो एक स्ट्रक्चर तो ये है जो भी आप पढ़ कर आए हो, एक स्ट्रक्चर ऐसा 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 कर दो, एक तो इसको प्लेन पर रख दो और एक को खड़ा कर दो, या सर ऐसा कर दो दोनों को ऐसा कर दो। अब देखो जी इनमें क्या क्या हो जाएगा, है। तो अब देखो, अब इसके अंदर मैंने ना सारी की सारी बात, जो पूरी इतनी लंबी थोड़ी एक्सप्लेनेशन है ना, मैंने उसको बहुत छोटे से इतने से पोर्शन में लिख दिया है। देखो 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, ये इक्वेटर ट्रायंगल है ना, तो इसे हम इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। तो 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और ये जो है रिपल्शन करेंगे 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है। सो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में कितने रिपल्शन है, काउंट कर लो, 1, नीचे 2, पीछे की तरफ, है ना, ये वाला ऊपर की तरफ जा रहा है 1, ये इसको दे रहा है 1 2, फिर इस तरीके से ये वाला है, ये पीछे भी दे रहा है और ये इसको भी दे रहा है। तो इसका मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या हो गया, 4 रिपल्शन हो गया। और बॉन्ड पेयर में कितने हैं, बॉन्ड पेयर में ये तो एक दूसरे को रिपेल कर नहीं रहे हैं, कौन कौन रिपेल कर रहा है, एक ये रिपेल कर रहा है और एक ये रिपेल कर रहा है, सही है, बात समझ में आ गई है। तो इस तरीके से हमने यहाँ सारे काउंट करे कि अब यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में कितने रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड के बीच में एक यहाँ रिपल्शन है, एक यहाँ रिपल्शन है, और एक नीचे वाला भी तुमको धक्का लग रहा होगा। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में 3 रिपल्शन है, लोन पेयर के बीच में। अब
अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे 120 डिग्री सबसे लीस्ट रिपल्शन है, इसलिए यहाँ पर हमने लोन पेयर को 0 लिखा है। लेकिन इस केस में देखें तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे और ये एक्सियल पोजीशन पर है, तो ये 120 डिग्री से क्या हो गया है, कम हो गया, तो इसका मतलब इसके बीच में रिपल्शन होगी। तो लोन के पेयर के बीच में भी रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन है, एक ये रिपल्शन और एक ये रिपल्शन। ठीक है, तो अब इस तरीके से हमने जो है सारी रिपल्शंस काउंट कर लो, सारी पोजीशंस काउंट कर लो, तो इससे हमको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर जो ए, अब इस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है लीस्ट रिपल्शंस है, इसलिए दिस सीम्स टू बी मोस्ट स्टेबल। यहाँ लोन पेयर की रिपल्शन 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में कितने रिपल्शन है, 4 है, यहाँ 3 है। ठीक है, और यहाँ पर 6 है। अगर इस तरीके से जाते हैं तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर की 6 रिपल्शन है, ये लोन पेयर इसको भी और इसको भी, तीनों को रिपेल कर रहा होगा। इसी तरीके से जो नीचे वाला पर्पल वाला है ये इसको भी और इसको भी रिपेल कर रहा होगा, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में 6 रिपल्शन। तो अल्टीमेटली ये सारी बातों को समावेश करते हुए, इससे ज्यादा पॉसिबल तरीके तो नहीं हो सकते, तो इन सारी बातों को समझते हुए हमको ये समझाया कि दिस तरीका सबसे बेस्ट है, इसमें लीस्ट रिपल्शन है, मोस्ट स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं बच्चों ज़ीनॉन फ्लोराइड की। ये स्ट्रक्चर है कौन सा एलिमेंट है, नोबल एलिमेंट्स वाला है ना, नोबल कैसी कैटेगरी है, और ये फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, देख रहे हो आप ध्यान से। तो XeF2 आउटर मोस्ट पेरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 है ना, नोबल क्या है, फैमिली है, तो 2 ये रहे, 2 2 4 2 6 और एक ये रहा 7 और एक ये रहा 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 फ्लोरीन ले आया एक यहाँ पर, तो अपने बेस्ट पॉसिबिलिटी में क्या आ गई, ये लीनियर शेप हो गई इसकी। क्लियर, बात समझ में आ गई। ठीक है, इसी के बाद जो है आप मॉलिक्यूल बात करते हैं AB6 टाइप की। AB6 टाइप का मतलब क्या हो गया, एक बॉन्ड पेयर 6 है, 6 बॉन्ड पेयर वाला आप पढ़ रहे हो, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पढ़ चुके हो आप, याद है ना कि 4 तो थे वो रेक्टेंगल पे थे और एक ऊपर था और एक नीचे था। ठीक है, तो ऐसे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन गई थी। लेकिन अब जो है, अब हमारे पास या तो एक लोन पेयर है या 2 लोन पेयर है। ठीक है, सो 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, ब्रोमीन फ्लोराइड, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, ज़ीनॉन फ्लोराइड। XeF2 भी पढ़ा है ना, जैसे भी आपने XeF2 पढ़ा है ना, देख लो नोबल एलिमेंट जो है ये बॉन्ड बना रहा है, और XeF4 भी होता है। ठीक है, सो जब 5 वाला होगा तो वो कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, 5 वाला होगा वो इस तरीके से जो है, 4 तो ये प्लेन पे हो गए, लोन पेयर एक्सिस के ऊपर है, या तो ऊपर लिख लो या तो नीचे लिख लो, और ये जो है पिरामिड बन गया, ध्यान से समझो। ठीक है, तो नीचे जो है एक स्क्वायर है और ऊपर चोंच के साथ अटैच हो गया, इसलिए पिरामिड बन गया, तो स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर है, ज़ीनॉन फ्लोराइड में 2 लोन पेयर एक्सिस के ऊपर हो गए और बाकी पार्टिकल जो है वो प्लेन के ऊपर हो गए। ठीक है, तो इसलिए जो है ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। क्लियर बच्चों, बात समझ में आ गई। सो आई थिंक कि आपको बेसिक आइडिया लग गया इन स्ट्रक्चर्स में। अभी भी फिर भी आपको मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा आप बैठो, जिस तरीके से मैंने आपको ये विजन दिया कि इसमें कितने कितने रिपल्शंस हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर के रिपल्शंस हैं, आप इसे जब आप बैठेंगे, नोट्स आपके हाथ में होंगे, तो आप इसे चेक करो कि इसमें कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। आप देखो इसके अंदर लोन पेयर कोई रिपल्शन नहीं है, इसके अंदर लोन पेयर रिपल्शन कोई भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है और बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। ठीक है, तो एक बार आपने स्ट्रक्चर यहाँ रखो, एक बार लोन पेयर को आप यहाँ रखो और एक बार आप लोन पेयर को इस जगह पे रखो। ठीक है, यहाँ रखा या यहाँ रखा या यहाँ रखा या यहाँ रखा, बात तो एक ही। तो आप इससे चेक करके देखोगे तो अल्टीमेटली आपको यही समझ आएगा कि दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। ठीक है, और फिर भी जो डाउट आता है, यू रेज योर डाउट्स, आई विल क्लियर दैट। चलो बच्चों, आज हम बात करते हैं, एक और टॉपिक है, वो है वैलेंस बॉन्ड, जो थ्योरी थी। ठीक है, वैलेंस जो सिंपल कंसेप्ट है कोवलेंट बॉन्ड का, वो केवल ये तो बता देता है कि बॉन्ड कैसे बनेगा। ठीक है, लेकिन और कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताता है। जैसे अब हाइड्रोजन H2N2 ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन बॉन्ड लेंथ, एनर्जी सेम नहीं होती है। तो कोवलेंट बॉन्ड का जो सिंपल आइडिया जो है वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए भी सक्सेसफुल नहीं होता है। BSEPR थ्योरी एक आइडिया दे रही है हमारे को कि बेसिकली कि मॉलिक्यूल की एक्सपेक्टेड ज्योमेट्रिकल क्या हो सकती है। थ्योरेटिकली तो ये बता रही है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करती है। इस चीज को ओवरकम करने के लिए, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो पढ़े थे, उसके बेस पर 2 थ्योरीज है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो बच्चों ये जो है
हम जो है ना इस चैप्टर को हम इस वीडियो को हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तो टिल देन बाय बाय। तो अभी तक हमने बेसिकली समझा ना कि भाई बैलेंस बॉन्ड जो है ये अपने स्ट्रक्चर्स पढ़ाए हैं। ये है सारी VSEPR थ्योरी, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसके पोस्टुलेट्स आ जाते हैं, ये मॉलिक्यूल्स की शेप्स आ जाती हैं कि इस टाइप की शेप है AB2L2 AB3L2, किसकी शेप बनाकर दिखाओ। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, अपने हाथों से। और खूब कलरफुल आपके सामने डायग्राम है, नीड नॉट टू वरी, आप आराम से इसको विजुअलाइज कर सकते हो, याद कर सकते हो ही रहा है, ठीक है ना। और फिर जो है PSEPR थ्योरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये बेसिक आइडिया दे रही है, लेकिन ये कंप्लीट बातें देखो नहीं बताती है, ठीक है। अब जो है हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे कि हमारे को और क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, हमारी क्या बातें रह गई, ठीक है। अभी आपको लग रहा है हाँ एक कम से कम जो लास्ट क्लास से इस क्लास में आप एक स्टेप आगे आ गए, ठीक है, लेकिन अब इसमें भी कुछ कमियां हैं। तो अभी आपको बताते हैं कि वो क्या क्या कमियां हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना हमें यही पढ़ना है। सो आई होप यू एंजॉयड द शो। तो हम मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।